हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाला है और ये वीडियो स्पेशल इस सेंस में भी है क्योंकि आज जो सवाल पूछे गए हैं वो अब तक के सारे Q&A वीडियो से बिल्कुल अलग हैं और ये सवाल ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं या जो कुछ भी समाज में घटित हो रहा है हायर एजुकेशन के फील्ड में उससे रिलेटेड होने वाला है। और चूँकि ऐसी जो बातें हैं वो मन में रह जाती हैं, स्टूडेंट्स के भीतर ये डर रहता है लेकिन ये सवाल आप किसी से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उन सभी सवालों को क्लियर करने वाली हूँ और चाहूँगी कि आपको इस सवालों का सही जवाब दे पाऊँ। सवालों के जवाब के द्वारा मैं चाहूँगी कि आप लोगों के भीतर जो डर है वो ख़त्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सवालों को देख लेते हैं। अच्छा, सवाल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डराने वाला है, जैसा मतलब एक सवाल ऐसा है जो इससे रिलेटेड है। तो सवाल पहला है कि पीएचडी में इतना टाइम क्यों लगता है। ठीक है, तो ये सवाल इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि पीएचडी में एडमिशन होना और डॉक्टर डिग्री लेने तक में बहुत टाइम लग जाता है, तो इस सेंस में ये सवाल था। दूसरा सवाल ये है कि पीएचडी का अगर हमने जेआरएफ को क्वालिफाई कर लिया और अगर पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हमारा जेआरएफ वेस्ट हो जाएगा और हमें जेआरएफ की फेलोशिप नहीं मिलेगी पीएचडी में जब हम एडमिशन ले लेते हैं। तो ये एक सवाल है और ये एक परेशानी का सबब इस वजह से भी है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके जेआरएफ लाते हैं और अगर पीएचडी में ही एडमिशन ना हो, क्योंकि जेआरएफ आपको तभी मिलेगी जब आप पीएचडी में एनरोल होते हैं, तो ऐसे जेआरएफ का कोई मतलब नहीं रह जाता कि अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि फिर वो एक सर्टिफिकेट की तरह आपके साथ रहता है लेकिन आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तीसरा सवाल जो है वो है गाइड को लेकर कि गाइड एक्सप्लॉइट करते हैं और बहुत सारे ऐसे खबरें आई हैं हमारे सामने कि इसमें जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत परेशान होते हैं और गाइड जो हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो इस सेंस में भी है, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं मिलता है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी सपोर्ट कोई नहीं मिलता है। तो ये सब को लेकर एक सवाल है। एक सवाल ये भी है कि पीएचडी करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, कि अगर नेट के द्वारा, जैसे अभी यूजीसी की नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि अब पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो फिर पीएचडी करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इस सवाल को मैंने कवर कर दिया है लेकिन फिर भी इस संदर्भ में कि पीएचडी का फ़ायदा क्या है उसके लिए ये वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो ये 4 सवाल हैं और इससे रिलेटेड भी और बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं जो मैं डिस्कस करते हुए बताऊँगी कि इससे रिलेटेड और क्या क्या सवाल हैं जो आप लोग इसके विषय में जान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पीएचडी में टाइम क्यों लगता है। ठीक है, तो ये एक सवाल इस वजह से भी है क्योंकि जब हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और डॉक्टर डिग्री लगाने तक का जो टाइम है वो सच में बहुत ज़्यादा है। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है कि क्यों इतना टाइम लगता है। तो यूजीसी की तरफ से जो मिनिमम आपको इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए टाइम ड्यूरेशन दे रखा है वो है 3 साल। ठीक है, और अगर इस 3 साल में आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, यानी आप थीसिस लिख लेते हैं, पीएचडी की थीसिस लिख लेते हैं, तो आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको 5 इयर्स दे रखा है विद फेलोशिप। ठीक है, विद फेलोशिप आप 3 इयर्स में भी सबमिट कर सकते हैं, 5 इयर्स में भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल से या 5 साल से ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, किसी को भी फेलोशिप ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। फेलोशिप की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स ही हैं। 2 साल आपको जेआरएफ मिलते हैं और बाकी के 3 साल आपको एसआरएफ में प्रमोट किया जाता है। आपके रिसर्च वर्क में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी तो थ्रू आउट 5 इयर्स वो जेआरएफ ही रहेगा। अगर प्रोग्रेस हुई तो फिर वो जेआरएफ टू एसआरएफ चेंज हो जाएगा 2 साल के बाद। ठीक है, चीज़ थी तो फेलोशिप के कारण जो एक यहाँ पे एक चीज़ है, जो फेलोशिप है वो आपको 5 इयर्स तक मिल रही है। तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स या स्कॉलर अपनी थीसिस को लेट सबमिट करते हैं ताकि आपको फेलोशिप पूरी मिल सके। ठीक है, अगर आपको कहीं जॉब मिल जाती है या फिर इस बीच अगर आपको कहीं जॉब मिल जाती है तो आप थीसिस 3 साल के बाद सबमिट कर सकते हैं। 3 साल से पहले सबमिट करने का रूल नहीं है, आपको कम से कम 3 साल देना ही है इस डिग्री के लिए। तो 3 साल से पहले आप सबमिट नहीं कर सकते, तो इतना तो काफ़ी है। तो 3 साल तक पीएचडी आप सबमिट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा वो अगर एक्सीड हो रहा है तो या तो वो फेलोशिप रीज़न की वजह से एक्सीड हो रहा होगा किसी स्कॉलर का, या फिर जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि आप जब थीसिस सबमिट करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मीटिंग्स होती हैं बहुत सारी। तो आपका पहले प्री सबमिशन होता है, फिर आपका एक फ़ाइनल सबमिशन होता है, तो उन दोनों में ही मीटिंग होती है। तो मीटिंग के लिए लोगों का फ्री होना भी ज़रूरी है और इस बीच बहुत सारी चीज़ें होती हैं थीसिस बाइंडिंग को लेकर, फ्लैग रिपोर्ट को लेकर।
तो इस वजह से भी चीज़ें डिले होती हैं। और आपको फाइनल जो डिग्री अवार्ड किया जाएगा ऑफिशियली, तो वो आपको होगा 1 साल के बाद, यानी कि आप जब थीसिस सबमिट कर देते हैं उसके 1-2 साल बाद ही आपको ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है कि अब आप डॉक्टर डिग्री यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आप उस डिग्री को उस प्रीफिक्स को यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर को जब आपका फाइनल पीएचडी वाइवा हो जाएगा, जब आप फाइनल सबमिशन दे देंगे, जब आपका इंस्टीट्यूशन की तरफ से सारा जो वर्क है थीसिस से रिलेटेड वो काम हो जाएगा, तभी आप डॉक्टर डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं अपने नाम के आगे, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली आप डिक्लेयर तभी होते हैं जब आपका कॉन्वोकेशन होता है पीएचडी का, ठीक है। तो बस यही एक रीज़न है, या तो फेलोशिप उसका रीज़न हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन में मीटिंग्स के लिए जो है उस टाइम जो प्रोफेसर्स हैं वो अवेलेबल ना हो, तो इस वजह से भी होता है ये चीज़ें, क्योंकि आपके टॉपिक से रिलेटेड ही एक्सपर्ट वहाँ मिलेंगे। अगर वो फ्री नहीं है तो ये टाइम और लंबा खिंच सकता है। तो दोनों की तरफ से ये चीज़ें हो सकती हैं कि इंस्टीट्यूशन भी इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं या फिर रिसर्च स्कॉलर खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 3 इयर्स हैं, आप 3 इयर्स के बाद अपनी थीसिस सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फेलोशिप यहाँ पे एक रीज़न हो जाता है, और दूसरा आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अवेलेबल होने चाहिए उस टाइम, तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे रीज़न है, इसी वजह से डिले हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप 3 साल में सबमिट कर देते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो काम सोच कर सब यही चलते हैं कि वो 3 साल में कंप्लीट कर देंगे अपनी पीएचडी को, लेकिन चीज़ें जो हैं बीच बीच में फिर ये भी होता है कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं और चाहते हैं कि पीएचडी से पहले ही किसी जॉब को फ़िक्स कर लिया जाए, है ना। जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं सभी, तो इसी वजह से फेलोशिप के दौरान ही वो चीज़ होती है। तो इस वजह से भी डिले होती है थीसिस सबमिशन को लेकर। तो इसके लिए ये सवाल था और टाइम इसी रीज़न से लगता है, ठीक है। तो आई थिंक इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। और बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल जो है वो है जेआरएफ लिमिट को लेकर। तो जो सवाल पूछा गया है उसमें जेआरएफ की लिमिट 2 साल बताई गई है, जबकि जेआरएफ की लिमिट 3 साल हो चुकी है। आपको 3 साल का टाइम मिलता है जेआरएफ क्रैक करने से लेकर पीएचडी में एडमिशन लेने तक, ठीक है। तो आप 3 साल के भीतर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इन 3 साल के भीतर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जेआरएफ क्रैक करना वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। बाद में भले ही आप उसका बेनिफिट इस सेंस में ले सकते हैं कि आपका वो एपीआई स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको फेलोशिप अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अमाउंट मिलने का जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है वो 3 साल ही दे रखा है। तो 3 साल के भीतर ही आप पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए। और इसका 2 तरीका है, या तो आप एग्जेम्प्टेड के थ्रू अप्लाई कीजिए या फिर आप एंट्रेंस के थ्रू अप्लाई कीजिए, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इस 3 साल में पीएचडी में एनरोल हो जाइए। अगर 3 साल तक आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी ये जो फेलोशिप है वो आपको पीएचडी में नहीं मिलेगी। 3 साल के बाद अगर आप एनरोल होते हैं तो आपको ये जेआरएफ का फ़ायदा नहीं मिलता है। बस यही एक रीज़न है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी पीएचडी में एनरोल होना है अगर आपका जेआरएफ क्रैक हो जाता है तो, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, या तो एग्जेम्प्टेड के थ्रू या फिर एंट्रेंस के थ्रू। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी एंट्रेंस वाले बच्चे ये सोचते हैं कि जेआरएफ वाले बच्चे इसमें क्यों इंक्लूड हो रहे हैं। तो जेआरएफ वाले बच्चे सिर्फ इसीलिए इंक्लूड होते हैं क्योंकि उन्हें टाइम लिमिटेशन में ही पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, तो इस वजह से वो एंट्रेंस देते हैं। अपनी पीएचडी की जो प्रायोरिटी लिस्ट है, आपको किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट को देख लीजिए। वहाँ कब कब फॉर्म्स आते हैं वो देख लीजिए, किस किस तरीके से फॉर्म आते हैं वो भी आप देख लीजिए। एक बार आप एग्जेम्प्टेड के थ्रू अप्लाई कीजिए। अगर एग्जेम्प्टेड के थ्रू नहीं हो रहा है आपका एडमिशन और 1 साल वेस्ट हो चुका जेआरएफ का, तो दूसरे और तीसरे साल में आप ज़रूर एंट्रेंस के थ्रू भी अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे इस फील्ड में उतना आपके लिए लॉस होगा। तो बेहतर है किसी भी तरीके से, या तो एग्जेम्प्टेड या फिर एंट्रेंस के थ्रू आप पीएचडी में एनरोल हो जाइए। इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा, ठीक है। तो ये सवाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो सवाल है वो है पीएचडी का एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है। अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो यूजीसी ने पीएचडी को मैंडेटरी नहीं किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब आप पीजी और नेट के ज़रिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अब पीएचडी का क्या मतलब है, पीएचडी करना क्यों ज़रूरी है अब।
तो मैंने आपको जितनी भी वीडियो में ये सवाल उठा है, मैंने हर बार यही कहा है कि जब भी आपको लगता है कि आपके लिए पीएचडी नहीं है या फिर पीएचडी करना ज़रूरी नहीं है, आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो एक बार आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है तो आप लोग ज़रूर उसके लिए अप्लाई कीजिए। और ये काम आप लोग पीएचडी के एनरोल होने से पहले कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो यही है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, आप जब भी इस तरीके के फील्ड में जाते हैं जहाँ एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिए, जहाँ एग्ज़ाम नहीं हो रहा है वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू जहाँ हो रहा है वहाँ आप ज़रूर जाइए। और वहाँ पे जाकर आप ये देखिए कि वहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो पीजी प्लस नेट से आए हैं, ठीक है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ या फिर इस तरीके से नहीं कह रही हूँ कि आपका नहीं होगा सिलेक्शन, बस मैं ये कह रही हूँ कि जब ज़्यादा कैंडिडेट आपसे ज़्यादा डिग्री होल्ड किए हुए रहते हैं तो चांसेस ज़्यादा उनके होते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो आप पहले इस फील्ड में एक बार ज़रूर जाकर देखिए, वैकेंसी जब भी निकले आप अप्लाई कीजिए और इंटरव्यू देकर देखिए कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। और बाकी रही पीएचडी का एडवांटेज का, तो बस यही कहूँगी कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तक सीमित नहीं रहना है, आपको आगे प्रमोशंस भी चाहिए, ठीक है। आप असिस्टेंट से एसोसिएट बनना चाहेंगे, उसके बाद आप प्रोफेसर बनना चाहेंगे, तो उसके लिए तो आपको पीएचडी चाहिए ही ना। तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे उसके बाद आप पीएचडी करेंगे, मतलब वही है, आपको पीएचडी करनी है तो आप अभी से ही लग जाइए। हो सकता है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में ही अच्छी जॉब मिल जाए पीएचडी करने के बाद। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पीजी प्लस नेट पे गेस्ट फैकल्टी पे लग सकते हैं कहीं पे, अगर अच्छी नॉलेज हुई तो। या फिर आप जो एंट्रेंस के थ्रू एग्ज़ाम जो होता है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जितने भी फॉर्म्स आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उनमें यह है कि आप जितना बेहतर स्कोर करेंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ एंट्रेंस लिया जा रहा है, एग्ज़ाम लिया जा रहा है और इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू सब जगह है। सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम जो होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें एग्ज़ाम भी है और इंटरव्यू भी है। तो आपको एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, अच्छे स्कोर से क्रैक करना है, और उसके बाद आपको इंटरव्यू भी अच्छा देना है, ठीक है। तो वहाँ दोनों बात हो जाती है, आपको पीजी प्लस नेट के बाद इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो परमानेंट के चांसेस जो हैं वो पीएचडी में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप पीजी प्लस नेट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आप गेस्ट के लिए कर सकते हैं। परमानेंट में वहाँ मुश्किलें सिर्फ तब होती हैं जब आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अगर परमानेंट वैकेंसी आई है तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं। PCS जो एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और वहाँ पर फिर आपको जो है इंटरव्यू आप अच्छे से देकर इस फील्ड में लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तक सीमित रहना है तो आप पीएचडी मत कीजिए। अगर आपको उससे आगे प्रमोट होना है, अपनी उस जर्नी से भी आगे बढ़ना है, तो आपको पीएचडी करनी ही होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद करेंगे भले ही आप वो, तब ये होगा, या तो फिर आप पहले ही कर लीजिए। तो ये चॉइसेस आपके ऊपर हैं। वैकेंसी जब आए तो आप लोग ज़रूर उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ तो उस चीज़ के लिए कह रही हूँ। बाकी मैं जानती हूँ कि कुछ लोग इस पे क्लेम करेंगे कि ऐसा नहीं है, अगर आप पीजी प्लस नेट से चाहें तो कर सकते हैं, तो मैं मना नहीं कर रही हूँ। इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट भी कर रही हूँ कि आप लोग एक बार वैकेंसी वाला जो फॉर्म आएगा तो उसे आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए, और बाकी आप लोगों के डिसीज़न के ऊपर डिपेंड करेगा आप कब इस चीज़ को करना चाहते हैं, ठीक है। तो पीएचडी कब करना है ये डिसीज़न आपके हाथों में है। आप पहले इसे असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे अपनी जर्नी को देख लीजिए, और सिलेक्शन होता है तो वो भी अच्छी बात है। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर प्रमोशन के लिए आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो बात दोनों बराबर है, और पीएचडी का फ़ायदा है प्रमोशन में, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब यही है, प्रमोशन के लिए वो फ़ायदेमंद है। फ़िलहाल अगर यूजीसी मैंडेटरी नहीं कर रही है पीएचडी को, तो वो प्रमोशन के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी वजह से पीएचडी आप कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो ये कि पीएचडी में जैसे ही आपको सुपरवाइज़र अलॉट होते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर दबाव डालते हैं, या फिर फाइनेंशियली आपको थ्रेटन करते हैं, या कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं हायर एजुकेशन के फील्ड में। तो ये एक सच्चाई है हायर एजुकेशन के फील्ड में, और इसको मैं डिनाई नहीं करती हूँ। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ऐसी खबरें आई हैं, तो सही बात है। बाकी जो लर्नर इस फील्ड में अभी नहीं आए हैं उनके मन में एक डर है
कि अगर गाइड अलॉट हो जाएंगे, आपको एक पर्सनल टीचर असाइन कर दिए गए हैं, आप उनके अंडर में काम करने वाले हैं, उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर होने वाला है, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है इस फील्ड में। क्योंकि ये जो जर्नी है वो कम से कम अगर आप 3 साल लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप 3 साल के अंदर ही अपनी PhD को सबमिट करना चाहते हैं तो 3 साल का टाइम है आपके पास। वो 3 साल भी बहुत मैटर करता है, किसी के लिए मेंटल प्रेशर ना हो और वो बिल्कुल स्मूथ जर्नी हो PhD की, तो ये सभी चाहते हैं। और ऐसी ऐसी खबरें कहीं ना कहीं आपको भीतर डराती हैं। कहूँगी कि अच्छी और बुरी हर जगह चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें जल्दी दिख जाती हैं, अच्छी चीज़ें बहुत कम ही दिखती हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे टीचर्स ऐसे ही हों, सुपरवाइज़र या सभी गाइड वैसे ही होंगे, ऐसा ये अंदाज़ा लगा के चलना ये गलत है। और ऐसा भी नहीं होता है कि चीज़ें सबके साथ एक जैसी होती हैं, तो अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बहुत लोगों की जर्नी बहुत स्मूथ भी रहती है, एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है प्रोफेसर्स के साथ। तो दोनों चीज़ें हैं इस फील्ड में और कुछ बातें निकल कर आती हैं, कुछ लोग इस चीज़ का अपोज कर पाते हैं बहुत निडर होकर, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो जो दब कर रह जाती हैं, समझौते पे चलती हैं चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस फील्ड में, तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं सुपरवाइज़र के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलिए आप लोग भी, और जब कभी ऐसा लगे कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो आपको इसके लिए मौका भी दिया जाता है कि अगर आप अपने प्रोफेसर्स या गाइड को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बढ़े कोई चीज़ें, मतलब कोई चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको उसी टाइम स्टॉप करने की कोशिश कीजिए। बस यही एक सजेशन दूंगी। PhD की ये जो जर्नी है वो अगर स्मूथ बन रही है तो वो दोनों के कोऑर्डिनेशन से स्मूथ बनेगी, मतलब एक के एफर्ट से नहीं होगा। तो अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए। जो फील्ड हैं जैसे साइंस है, इंजीनियरिंग, इन सब के फील्ड में हो सकता है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा हों, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर भी। तो जब कभी आप लोगों को ऐसा लगे तो आपको जो मौका मिल रहा है उसका आप फ़ायदा उठाएं, और अगर आपको चेंज करने का लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए अपने गाइड को या सुपरवाइज़र को तो आप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो सही टाइम पे उस चीज़ को कर लेने से बेहतर होगा ताकि बाकी चीज़ें जो हैं वो आगे अच्छी हों। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आई होप कि इन सारे सवालों का जवाब जो है मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप लोग इससे सेटिस्फाइड भी होंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।